डेमोक्रेसी मतलब बहुत पुराना इसका एक सिलसिला जारी है और फिर उन्होंने राइटली कहा मैग्ना कार्टा का हिंदुस्तान की ग्लोरियस रेवोल्यूशन, अमेरिका की रेवोल्यूशन का हवाला दिया उन्होंने, फ्रांस का दिया। तो ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जो असल डेमोक्रेसी है वो 21वीं सदी में उसका आगाज़ हुआ और 1901 में बहुत कम ममालिक ऐसे थे जहाँ ये जो जिसको हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी जो दुनिया में राइज थी। बहुत कम मुल्क थे, गालबन 122-24 मुल्क थे। और ख़वातीन को इन्होंने भी हवाला दिया। फिनलैंड ने सबसे पहले वोट का इख्तियार दिया। उसके बाद बरतानिया, जिसकी एक तवील जदोजहद थी डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने शायद 1922 या 33 में 32 या 33 में दिया। तो इसी तरह अमेरिका ने भी उसके बाद दिया। तो वो जो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी है, क्योंकि ख़वातीन अगर उसमें नहीं है तो फिर तो वो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं है, राइट ऑफ वोट नहीं है। तो ये बहुत देर के बाद ये मिला। और असल जो इसको अपलिफ्ट मिला, राइटर ने भी कहा, वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ी तेज़ी से ममालिक जो हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ गालिब हुए और बड़ी तेज़ी से ये सिलसिला फैलता रहा। फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, ईस्ट यूरोप आज़ाद हुआ, फिर एक लहर आई, डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी तेज़ी से ईस्टर्न यूरोप के ममालिक में फैली, उभर के आई। और 2011 तक तो इसका पूरा एक बहुत 200 के लगभग ममालिक बन होते जा रहे थे जो डेमोक्रेसी इंतखाबात कराते हैं, आइन है, जमहूरियत है। लेकिन उसके बाद जवाल आया, उसकी भी इन्होंने निशानदेही की है। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूँगा, अरब अवेकनिंग के बाद, जिसमें अरब अवेकनिंग हुई और मशरक़ी यूरोप में भी रोज़ रेवोल्यूशन, वेलवेट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये बहुत से रेवोल्यूशंस आए जिन्होंने वहाँ डेमोक्रेसी को राइज किया। वो अपसेट हुए, रिवर्स हुए। और फिर अब का जो जिस पे हम जा रहे हैं 2022-24 में, अब डाउन स्लाइडिंग है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से उसकी डाउन स्लाइडिंग हो रही है। और बहुत से ममालिक जो जहाँ जमहूरियत थी वहाँ भी एक अथॉरिटेरियन हाइब्रिड निज़ाम, एक ऑटोक्रेसी वो राइज हो रही है। और राइटर ने चाइना की भी बात की, वो मैं एंड में कर लूँगा थोड़ी सी। लेकिन ये जो डाउन स्लाइडिंग हुई है, इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। और नया जो इंडेक्स आ रहा है उसमें जो वहाँ डेमोक्रेसी है ममालिक, उसकी तादाद श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। अब आप देखें जो ट्रंप का फिनोमेना है और जो सेंट्रल यूरोप में है और बहुत सी जगहों पे, वहाँ वही अथॉरिटेरियन निज़ाम जो है वो राइज हो रहा है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि लोग डेमोक्रेसी से शायद खुश नहीं हैं। वोटों का टर्नआउट भी कम हो रहा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा था, वहाँ भी कम हो रहा है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि डेमोक्रेसी से लोग बेजार हैं, डिलीवरी नहीं हो रही, लोगों को वो जो तवक्कुआत थी डेमोक्रेसी के साथ वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए आप देखें कि ट्रंप जो है वो पहले भी जीत गया था। अब फिर तमाम जो स्पेकुलेशन है वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि वो फिर जीत जाएगा। तो वो एक अथॉरिटेरियन है, वो बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करता। और लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो वीक हो रही है। इलिबरल डेमोक्रेसी जिनको कह लें, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, उभर के आ रही है आगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोच विचार की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में क्या खामियां रह गई, जो लोग क्या कमज़ोरियाँ समझते हैं, जो लोग पीछे हट रहे हैं। आपने जिक्र किया चाइना का, कि चाइना में भी एक शख्सी हुकूमत है और वहाँ इज़हार राय की आज़ादी नहीं, और भी ममालिक का आपने हवाला दिया।
सिंगापुर का, ताइवान का, लेकिन इन मुल्कों में बहरहाल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ज़रूर है। चाइना में भी इस वक्त जो है वो जो ग्रोथ हो रही है, जिस तेज़ी से हो रही है, उसने सबको चौंका दिया है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और उस निज़ाम की भी मैंने स्टडी की है। उसको आप ठीक है कह सकते हैं कि वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार है, उसकी वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उसके मेंबरान की तादाद करोड़ से भी ज़्यादा है। और लोग वहाँ जो लोग समझते थे कि अपसेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लोग शख्सी आज़ादी मांगेंगे, हज़ार राय की आज़ादी मांगेंगे, उससे बगावत कर देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाएगी, लेकिन वो दिन ब दिन और मजबूत हुई। वहाँ जो रेट्स लग रहे हैं दादो शुमार में, सबसे ज़्यादा अगर आवाम खुश हैं तो वो चाइना की हुकूमत से खुश हैं, अपनी हुकूमत से खुश हैं। और वो इसलिए खुश हैं कि एक तो उन्होंने करोड़ों लोगों को अपलिफ्ट किया है, इकोनॉमिक राइट्स देके, इकोनॉमिक इंसाफ करके। आपने माओ का भी जिक्र, कार्ल मार्क्स का भी जिक्र किया, तो कार्ल मार्क्स भी यही कहता था कि डेमोक्रेसी जो है वो जहाँ पावर्टी होगी, गुर्बत होगी, अंडर डेवलपमेंट होगी, वो वहाँ लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती। तो चाइना में उन्होंने लोगों को कम पता है, क्योंकि वेस्ट का ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, वो बहस मुबासा करते हैं। उन्होंने एकेडमिक लोगों को जो वहाँ के दानिश्वर हैं उनको अपनी पार्टी का मेंबर बनाया। और वहाँ जब कभी कोई अनरेस्ट होता है तो वो फौरी इंटरवीन करते हैं कि इसकी क्या बुनियाद है, और उस मसले को हल करते हैं। वो मसला हल करके उसको सबसाइड कर देते हैं। एक बहुत बड़ा हुआ था चेयरमैन स्क्वायर वाला, लेकिन उसके बाद वो बहुत मुताद हो गए। और उन्होंने कोई अनरेस्ट जो है, ये भी था कि कोस्टल एरिया ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, इंटीरियर में डेवलपमेंट नहीं है, वो बगावत कर देंगे। लेकिन उन्होंने थर्स्टी जो है वो इंटीरियर पे कर दिया कोस्टल एरिया के बाद, और वहाँ भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट है। लेकिन मैं उनकी वकालत नहीं करता, उनमें भी बहरहाल कमज़ोरियाँ हैं, वो शख्सी आज़ादी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो आपने मिसाल दी है, पाकिस्तान में तो कभी भी उस किस्म की डेमोक्रेसी नहीं आई जो आपने डेफिनेशन की है। आपने बड़ी अच्छी तरह कहा कि इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डेमोक्रेसी नहीं है। इस पे सोच विचार की ज़रूरत है कि हमारे इंटरनल जो पार्टी सिस्टम है वो इतना क्यों कमज़ोर है। क्योंकि हमने जो इनहेरिट ही की थी 47 के बाद, कांग्रेस की तो एक बड़ी हिस्ट्री थी, मुस्लिम लीग की भी हिस्ट्री थी, लेकिन वो एक अवामी पार्टी नहीं बन सकी थी। अवामी पार्टी वो बनी है 47 से पहले, तारीख उन्होंने चलाई आज़ादी के लिए, और वो अपनी पर्ची भी कम की, 4 आने की पर्ची कर दी। उस वक्त उनकी तादाद मेंबरशिप की बढ़ी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर वहाँ एक जागीरदारों का और मौका परस्तों का उस पर कब्जा रहा। इससे बेहतर तो आप रिपब्लिकन पार्टी थी, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने पेजेंट्स राइट के लिए भी मूवमेंट चलाई, और एक ऐसा वक्त भी था कि उनके मेंबरान की तादाद 1 लाख हो गई थी। तो मुस्लिम लीग हमें कमज़ोर मिली, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, और जो पार्टीज़ बनती रही उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी इसलिए भी नहीं आई कि इंटरवीन होते रहे, इंटरवेंशन होती रही। कोई भी सिस्टम पूरी तरह चला नहीं, कोई आइन नहीं, 56 का आया ख़त्म हो गया, वो 1935 वाले एक्ट से चलते रहे 7-8 साल, 62 का आया ख़त्म हो गया। तो ये एक बुनियादी वजह है ताहिर साहब, जो यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं चल सकी। लेकिन फिर भी बहरहाल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरनल डिबेट ज़रूर होती है। पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल कमेटी है, नून की भी है, बाबर साहब इस पर रोशनी डालेंगे, ये मेंबर हैं। वहाँ इंटरनल डिबेट ज़रूर होती है, और बड़ी खुल के तनकीद भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ये इसमें कुछ टाइम लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मैच्योर हो जाएंगी। लेकिन जहाँ जब तक डेमोक्रेसी पूरी तरह राइज नहीं होगी, इस वक्त की हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी यही है कि पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है।
ایک ضلع کے ڈی ایس پی یا ایس پی کے تبادلے کے لیے بھی کور کمانڈر جو کا ہے وہ گرین سگنل چاہیے ہوتا ہے کہ وہ گرین سگنل دے گا تو کوئی ڈی ایس پی یا ڈی پی او یا ڈی سی جو ہے وہ تبدیل ہوگا. تو وہ آزادی نہیں ہے ہمیں, اور اس آزادی کے لیے عمران خان جو جدوجہد کر رہا ہے وہ بھی اپنی شخصی جدوجہد کر رہا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اب مجھے اقتدار ملے. پہلے بھی وہ ان کے ذریعے آیا تھا اقتدار میں, اب بھی ان کے ساتھ وہ جو کہتا ہے کہ بات چیت کریں, تو وہ بھی اسی حوالے سے کہ فوج کے ساتھ ساز باز کر کے ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہ ہائیبرڈ نظام رائج ہے, بڑا اسٹرانگ ہے. لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا, لوگ جاگ اٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ وڈرا کر جائے گی, ریٹریٹ کر جائے گی. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر پرانا, کم از کم ہماری زندگی میں یہ کہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ فوج کے لیے بنا تھا. باقی تو ملکوں کی فوج ہوتی ہے, یہ فوج کا ملک ہے. اتنی جلدی وہ برات, وہ جو سب چیزیں ہیں اس سے وڈرا نہیں کریں گے. کوئی ٹائم بھی تھوڑا سا ریلیف دیں گے بھی, لیکن وہ اصل کنٹرول اپنے پاس ہی رہیں. تو آپ کی کتاب بڑی اچھی ہے اور ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. آپ نے بڑی بنیادی باتیں لکھی ہیں اس پہ, ڈیموکریسی کے لیے مقامی حکومتوں کا بھی ذکر کیا ہے, اور باقی بھی سارا آپ نے لکھا ہے کہ کہاں کہاں ڈیموکریسی امریکن سسٹم کیسا تھا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں. یہ تھے جناب آصف خان صاحب جو کتاب کے مندرجات کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے, اور مختلف وقت میں انہوں نے تاریخی تناظر کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی عالمی سطح پر مختلف ممالک میں جو آج صورت حال ہے اس پر بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کیا, خاص طور پہ چین کے حوالے سے. اگر ایک نظام کے حامی یا اس کو پسند کرنے والے موجود ہیں تو اس نظام سے خطرہ محسوس کرنے والے بھی موجود ہیں.